बिहार में एकमात्र अभी मुद्दा रह गया है सरकार का दारूबंदी। एक विषय को पकड़कर किसी भी राष्ट्र में, किसी भी समाज में संपूर्ण तौर पर सामाजिक सुधार नहीं ला सकता। यह एक राजनीतिक षड्यंत्र है। तो यहाँ संख्या का कद्र होता है लोकतंत्र में, यहाँ पर गुणवत्ता का कद्र नहीं होता। एनआरसी लागू होना चाहिए, सीए आना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं उम्मीद फॉर नेशन और मैं हूं संजीत कुमार। अभी हमारे साथ हैं आनंद कुमार विद्यार्थी, हिंदू विचारक, नारायणी सेना के संस्थापक अध्यक्ष आनंद प्रकाश विद्यार्थी। आइए उनसे हम आज के वर्तमान राजनीतिक धार्मिक मुद्दे पर बात करते हैं। सबसे पहले तो उम्मीद फॉर नेशन में आपका स्वागत है विद्यार्थी जी। धन्यवाद आपका, जो आप हमारे विचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए यहाँ आए। वर्तमान राजनीतिक परिवेश में जो बिहार का जो राजनीतिक स्थिति है उसके बारे में आपका क्या कहना है? वर्तमान बिहार का राजनीतिक परिदृश्य स्पष्ट तौर पर दिखाई जो दे रहा है, उसको देखकर यही पता चलता है कि आज बिहार एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से किधर जाया जाए यह खुद सत्तानशी लोगों को मालूम नहीं है। आखिर बिहार को बनाना क्या है? आज जब आधुनिकता के इस दौर में सारे राज्य अपने आप को भारत के अग्रणी राज्य की भूमिका में खड़ा करना चाहते हैं, वहीं बिहार में एकमात्र अभी मुद्दा रह गया है सरकार का दारूबंदी। और अब तो शिक्षक यानी कि पाठशाला में कार्य करने वाले जो बच्चों के भविष्य के निर्माण की कार्य करते थे, उनकी भागीदारी भी अब दारूबंदी को लेकर है। तो शिक्षा कहाँ जा रहा है? राज्य की जो गुणवत्तापरक स्वास्थ्य व्यवस्था है वो किधर जा रही है? राज्य का विकास, राज्य के रोजगार और बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के लिए जो प्रयास था, या पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय, यानी कि एक राजनेता के रूप में किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को या राज्य के मुख्यमंत्री को जो एक राज्य को देना चाहिए। हाँ, कुछ क्षेत्रों में काम हुआ है, सड़क के क्षेत्रों में, सड़क के मामले में कुछ काम इस तरह के हुए हैं जो स्पष्ट तौर पर दिखाई देते हैं। लेकिन उसके बाद अगर कुछ भी कहा जाए कि अच्छा के लिए हो रहा है और बिहार उससे लाभान्वित हो रहा है, हमारे नज़रिए से ऐसा नहीं दिखाई देता। मुख्यमंत्री जो हमारे हैं बिहार के, वो समाज सुधार यात्रा पे निकले हुए हैं। समाज सुधार की प्रक्रिया तभी सफलीभूत होती है जब समाज का संपूर्ण योगदान किसी भी व्यवस्था को मिलता है। सामाजिक सुधार तब तक सफल नहीं होगा जब तक कि धर्म सुधार से उसको जोड़ा नहीं जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार में ही 2 ऐसे सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए जिन्होंने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। एक भगवान बुद्ध के माध्यम से बौद्ध धर्म और दूसरा महावीर स्वामी के माध्यम से जैन धर्म। दोनों लगभग समकालीन थे और इसके माध्यम से भारत के इस बिहार राज्य में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ। और वह दौर न केवल भारत के लिए, बिहार के लिए था क्रांतिकारी, वर्ण दुनिया के विभिन्न हिस्सों में उस समय सामाजिक सुधार आंदोलन धर्म के माध्यम से चल रहे थे। जैसे चीन में कन्फ्यूशियस और ईरान में जरथुस्ट्र, ठीक उसी तरीके से 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का आरंभ ईश्वर चंद्र विद्यासागर और स्वामी विवेकानंद और अनेक तरह के संगठन बना के, जैसे आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन के माध्यम से स्वामी विवेकानंद, प्रार्थना समाज, इस तरीके के संगठन बनाकर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए जा रहे थे, जो उस समय समाज में व्याप्त कुरीतियाँ थीं। तत्कालीन समाज में जो व्याप्त कुरीति है, जो समाज को बुरे तौर पर प्रभावित कर रहा है, उसके लिए जन आंदोलन और जागरूकता अभियान नहीं चलाया जाए तो केवल सत्ता जो एक है वो अपने मिजाज से, अपने इंटरेस्ट के भाव से किसी एक विषय को पकड़कर किसी भी राष्ट्र में, किसी भी समाज में संपूर्ण तौर पर सामाजिक सुधार नहीं ला सकता। नीतीश कुमार जी लगातार केंद्र सरकार से मांग करें जातीय जनगणना की, और कह रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार नहीं राजी होता है तो बिहार अपने स्तर से कराएगी। जातीय जनगणना मुख्य तौर पर देखा जाए तो यह एक राजनीतिक षड्यंत्र है, अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पोषित और पालित कर अपने सत्ता को बनाए रखने का। अगर सरकार निश्चित तौर पर सबके विकास की बात सोचती है और किसी भी जाति विशेष के लिए मन में कोई द्वंद्व
या द्वेष या पूर्वाग्रह के भाव को नहीं रखती है, तो जातीय गणना जैसे किसी भी तरह के विचार को ग्राह्य नहीं किया जा सकता। क्यों? इसलिए कि किसी भी एक पिता के लिए उसके हर पुत्र या पुत्रियां यानी कि उसके हर संतान समान होते हैं। उसके सुविधा के अनुसार उसको पढ़ाई में, लिखाई में, जीविकोपार्जन में माता पिता अपने सक्षमता के अनुसार, अपने व्यवस्था के अनुसार सहयोग देते हैं। ठीक उसी तरीके से राज्य का या देश का राजा अपने प्रजा के पिता के समान होता है। तो एक पिता को यानी कि एक राजा को कभी भी अपने संतान रूपी प्रजा के प्रति दोहरा चरित्र और दोहरा नजरिया नहीं अपनाना चाहिए। अगर सरकार की मंशा स्पष्ट है कि हमें संपूर्ण बिहार के लिए और बिहार के गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए कार्य करना है, तो जितने भी जाति और वर्ग के लोग और संप्रदाय और धर्म के लोग बिहार में हैं, उन सब के लिए समान नीति और समान कानून के तहत शासन करने की जब तक मंशा नहीं होगी, तब तक यह देश को और राज्य को फिर से खंड खंड विखंडित करने के सिवा कुछ इससे हासिल नहीं होगा। जातीय जनगणना निश्चित तौर पर एक राजनीतिक ध्रुवीकरण को जन्म देगी और वो राजनीतिक ध्रुवीकरण पूर्ण रूप से जाति आधारित हो जाएगा। जिन जातियों की संख्या ज़्यादा होगी और वो जब स्पष्ट हो जाएगा आंकड़ा, तो उनका मनोबल इस तरीके से बढ़ेगा कि वो विवेकहीनता में अपने से कम संख्या वाले जातियों के ऊपर अगर वो अन्याय करते हैं, अगर वो कुठाराघात करते हैं, अगर वो अत्याचार करते हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वैसी जातियां पिछड़ जाएंगी जिनकी संख्या कम होगी, क्योंकि जमहूरियत वह तर्ज हुकूमत है जिसमें इंसान नापे जाते हैं, तोले नहीं जाते। तो यहाँ संख्या का कद्र होता है लोकतंत्र में, यहाँ पर गुणवत्ता का कद्र नहीं होता। तो जिस जातियों की संख्या कम होगी तो उनके विकास की बात कौन करेगा, उनके संवैधानिक सुरक्षा की बात कौन करेगा? सारे राजनीतिक दल उसी के तरफ आकृष्ट होंगे जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा होगी। इसलिए जनसंख्या जो संपूर्ण है तो उसको डेमोग्राफिक चेंज के आधार पर और यहाँ की भौगोलिक और सामरिक जो संपूर्ण व्यवस्था है उसके आधार पर यहाँ का आर्थिक चित्रण, सामाजिक चित्रण और शैक्षणिक चित्रण कर राज्य के जनता के लिए नीति बनाए जाए, न कि जाति के आधार पर, गणना के आधार। जो बिहार कभी पूरे देश को, पूरे विश्व को एक दिशा दिखाता था, वो आज अपनी दिशा क्यों नहीं तय कर पा रहा है? बिहार दिशा तय करेगा। और तत्कालीन उदाहरण मैं दे दूं, जिस नेट की दुनिया को आज सब लोग मान रहे हैं, यानी कि ब्रह्मांड में जितने भी देश हैं वो सब लोग उस पर आधारित हो गए हैं और उसका प्रमुख केंद्र गूगल है। उस गूगल के सिक्योरिटी ब्रीच को यही बिहार के एक बच्चे ने अभी ब्रेक किया और उसने बताया कि हमारी मेधा अभी कहीं नहीं गई है। जिस नालंदा विश्वविद्यालय में तत्कालीन समय में विभिन्न देशों के छात्र पढ़ने आते थे, ठीक वही विधा, वही विद्या, वही मेधा आज भी यहाँ है। सवाल ये है कि शासन और सत्ता उसके लिए कितना कार्य करती है, न्यायप्रियता के साथ, विश्वसनीयता के साथ एवं प्रामाणिकता के साथ। बिहार की जो खोई गरिमा है, जो धर्म के मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो, संस्कृति के उत्थान के मामले में हो, बिहार कभी भी पिछड़ा नहीं रहा। आज एक गलत हाथों में लगातार जो सत्ता जाती रही और हम लोग जातीय जनगणना की बात हो रही है, जातीय अंधाधुंध में पिछले जो 30 वर्षों से पीस रहे हैं, इसलिए हमने अपने गौरव को भुलाया है और अपने अतीत को हमने भुला दिया है। हमको अपने अतीत से सीख लेते हुए फिर वही हमको जो यहाँ पर सिख धर्म का जो गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु हुए, उनकी जो शिक्षा दीक्षा थी, हर धर्म के लिए देखिए, इस्लाम के लिए भी यह फलीभूत हुआ, मनेर में जो चिश्ती संप्रदाय रहा, वैष्णवता के लिए भी यह धरती उर्वरा रही है। आज भी यह गढ़ है मगध का क्षेत्र वैष्णवों के लिए। तो धर्म के मामले में और शिक्षा के मामले में कितने भी साहित्य के सद साहित्य के लोग हों, दिनकर की वो कलम को कौन भूल सकता है, या जितने भी आज के दौर में भी नीलोत्पल मृणाल जी की लेखनी को देख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें अभी भी हैं। आवश्यकता है कि हम अपने ध्यान को किस क्षेत्र में लगा रहे हैं। हम विध्वंसात्मक क्षेत्र में जा रहे हैं, रचनात्मक क्षेत्र में जा रहे हैं, ये शासन, सत्ता और समाज और व्यवस्था को मिलकर तय करना होगा। लेकिन मन में ये विश्वास है कि बिहार अपने पुनः गौरव को प्राप्त करेगी। केंद्र सरकार 2 बार से बहुमत की सरकार चला रही है और समान जनसंख्या नीति और समान नागरिक संहिता के लिए अध्यादेश क्यों नहीं लाती है?
ये सरकार की इच्छा शक्ति की कमजोरी है, सरकार में विल पावर की कमी है, या सरकार ये चाहती है कि मैं एक एक कर धीरे धीरे लाऊं और उन्हीं सारे मुद्दों पर मैं अपने जनता का यानी कि अपने वोटरों का वोट पोलराइज करता रहूं। एक ये मुद्दा हो सकता है मेरे समझ से। और 2 टर्म, वास्तव में 2 टर्म की सरकार है और अब भी इस सरकार में अगर नहीं हुई, मैं तो राम मंदिर के लिए भी देखिए, राम मंदिर निर्माण का था तो प्रथम 2014-19 के टर्म में वो भी नहीं हुआ। तो खैर सरकार आज है मोदी जी की, उस सरकार के अंतर्गत तो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब कुछ लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले क्यों नहीं आया, लेकिन उसमें सरकार के प्रत्यक्ष तौर पर सरकार का कोई योगदान नहीं है राम मंदिर निर्माण में। प्रत्यक्षतः सरकार का योगदान उतना ही है कि जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो इस देश में धार्मिक सहिष्णुता बरकरार है और राम मंदिर बनने के क्रम में किसी भी विधर्मियों के द्वारा आताताईपन नहीं किया जा रहा और धार्मिक उन्माद नहीं छेड़ा जा रहा। ये सरकार का देन है, ये सरकार का योगदान है। लेकिन राम मंदिर बनने का योगदान, ये जो दशकों से, सैकड़ों वर्ष से जो संघर्ष था और उस कड़ी में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कानून आया उसका प्रतिफल है। सरकार की पूर्ण भूमिका मैं तब मानता मोदी सरकार की राम मंदिर के निर्माण में, तब जब संसद भवन में SC/ST एक्ट के लिए पूरा उन्होंने एक अलग अधिवेशन बुलाया और अलग कानून बना दिया। अगर वैसे कानून बनाकर अगर राम मंदिर के निर्माण की घोषणा सरकार की तरफ से होती तो मैं मानता कि मोदी जी राम मंदिर का निर्माण करवाए हैं। हाँ, मोदी जी के सरकार की मैं इतनी मानता हूँ, इतना देन मानता हूँ कि आज राम मंदिर का निर्माण सुचारू तौर पर हो रहा है योगी जी के शासन में। तो बस शांति से चल रहा है, शांति से चल रहा है। मोदी जी का एक ही काम है, धारा 370 का उन्मूलन और कश्मीर में शांति की स्थापना। उसमें भी कश्मीरी पंडितों का समय सलामत तौर पर वहाँ पर घर वापसी बाकी है, वो भी बाकी है। तो सरकार जो भी कार्य करे पूर्णता के साथ करे, स्पष्टता के साथ करे, पारदर्शिता के साथ करे। जो नीति है और जनसंख्या नियंत्रण कानून है और NRC और CAA पर जब तक एक प्रभावी तौर पर कानून सरकार इसी अपने टर्म में नहीं लाती है तो इस सरकार की राष्ट्र के प्रति और हिंदू धर्म के प्रति जो नज़रिया है वह संदेह के घेरे में आ जाएगी, संदेह के घेरे में आ जाएगी। तो अभी हम बहुत सारे ज्वलंत मुद्दों पे प्रसिद्ध हिंदू विचारक और नारायणी सेना के संस्थापक अध्यक्ष अनंत प्रकाश विद्यार्थी जी से बात कर रहे थे। बने रहिए उम्मीद फॉर नेशन के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।